होता पूंजी होता है। अगर भैया रुपया नहीं होगा तो कहाँ से आप काम करेंगे, कहाँ से आप बिजनेस करेंगे? हर चीज तो पैसे पे ही है। आजकल आपके पास पैसा है तो आपके साथ सब, पैसा नहीं है तो कोई नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले फोकस करिए मनी भाई कमाने का। मनी कमाएंगे ना, हर चीज आपके पास है, समझिए, इज्जत शोहरत। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बेटा आप सबसे मैंने एक वादा करा था, जो आज वादा मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आप पीछे थंबनेल भी देख रहे होंगे। मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि मैं आपके लिए 9th 10th के लिए अब मैथ डालते थे शुरू से ही, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट का भी हम वीडियो डालना चालू करेंगे। ठीक है, और को टीचर पढ़ाएगा, एसएसटी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, साइंस इंग्लिश को और टीचर पढ़ाएगा। अब बात आ रही है कि सर एसएसटी की वीडियो मैंने आज से आपको डालना चालू कर दिया। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, सब बताऊंगा। अब साइंस इंग्लिश के भी मैं बहुत जल्द आपके लिए मैं टीचर अरेंजमेंट करके यूट्यूब पे ला दूंगा और आपकी चारों सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ाएंगे, फ्री में आप पढ़ेंगे यूट्यूब से। ठीक, अब बात आ रही है कि सर आज जो हम कक्षा 9वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो है सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है? पहली बात क्या है, इकोनॉमिक्स होता क्या है और इकोनॉमिक्स पढ़ाया किस लिए जाता है, और उसके बाद हम बताएंगे क्लास 9th की जो चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर। ये हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे 1 शॉट में, पूरा डीपली। और साथ साथ मैं चीज बता दूं, एनसीईआरटी की जो लाइन्स है वो मैं लिया है, कुछ अपने लाइन्स है, और बीच बीच में आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ पे दिखाऊंगा। ठीक है, जो मुझे लगेगा वहाँ इंपॉर्टेंट वो भी दिखाऊंगा। क्यों एनसीईआरटी बेटा इतना इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? क्यों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आजकल आप देखें तो यूपीएससी हो, एसएससी हो, नीट हो, आईट को भी एंट्रेंस एग्जाम है भाई, एनसीईआरटी से क्वेश्चन जरूर आता है। और कभी कभार मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी के बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वो एक्स्ट्रा बुक पढ़ना चालू कर देते हैं। इसलिए एनसीईआरटी को अपना अच्छा बेस बनाए तब एक्स्ट्रा बुक पढ़े। ठीक, अब बात आ रही है कि आज जो हमारा जो सेशन है वो है इकोनॉमिक्स के ऊपर और चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बात करेंगे सर इकोनॉमिक्स होता क्या है। बेटा इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखो अर्थशास्त्र बोलते हैं हिंदी में, कि आप 11वीं से तो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिल जाएगा, कॉमर्स ले लेते हैं तो भी मिल जाता है, आर्ट्स विधि को लेंगे तो भी मिल जाएगा, साइंस में भी आजकल इकोनॉमिक्स देने लग गए एडिशनल सब्जेक्ट। जो इकोनॉमिक्स जो होता है इसके अंदर हम जो स्टडी करते हैं ऑफ इकोनॉमी, और इकोनॉमी जो होता है जिसमें आप पैसे से संबंधित चीजों को स्टडी करते हैं कि भाई हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसके बारे में हम पता लगाते हैं अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से। ठीक है, मार्केट हो गया, बैंक हो गया, ये सब में पैसे का रोल है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे सारी चीजों से, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी पढ़ेंगे हम। तो पैसे से संबंधित, मार्केट से संबंधित, अपने देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजों को जानकारी लेनी है आपको तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये तो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा डेफिनेशन है। ठीक, बाकी और डिटेल में आप अपने क्लास के हिसाब से पढ़ेंगे, जब आप 11वीं में जाएंगे, 12वीं में जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका क्लास 9th का पालमपुर विलेज की कहानी। तो बेटा पालमपुर विलेज की कहानी आज हम कंप्लीट करेंगे और बीच बीच में मैं आपको इसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते रहूंगा। ठीक है, और बता दूं कभी भी क्लास लेते वक्त आप नोट्स ना बनाएं, क्योंकि नोट्स जो है वो अवेलेबल है, हमारा ऐप का नाम है VS2 एजुकेशनल ऐप, इस पे अवेलेबल पूरा क्लास नोट्स फ्री मटेरियल में जाएगा, फ्री में मिलेगा। तो क्लास खत्म होने के बाद आप अपना नोट्स बनाइएगा। ठीक है, कभी भी क्लास को 2 काम एक साथ करना इम्पॉसिबल, फिर आप तो टाइम पास कर रहे हैं, है ना, तो इसीलिए बाद में मिलेगा नोट्स। तो इस पूरे क्लास का नोट्स अवेलेबल हो जाएगा VS2 एजुकेशनल ऐप पे फ्री में। अब बात करेंगे सर इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसे फैक्टर प्रोडक्शन कहते हैं, फार्मिंग इन पालमपुर पढ़ेंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर पढ़ेंगे। राइट, अब आते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहला है ना, पालमपुर इज ए हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी विलेज। भाई या तो आप ये वर्ड बोल सकते हैं या तो आप ये वर्ड बोल सकते हैं। अब ये सर होता क्या, हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। क्या होता है जी, काल्पनिक, है ना। तो काल्पनिक इमेज है, विलेज है हमारा ये। अब हिंदी में काल्पनिक बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये जो विलेज है ये रियल नहीं है। ये जो विलेज है ये रियल नहीं है ना, ये सोचा हुआ एक
काल्पनिक एक सिचुएशन क्रिएट करके इसको बनाएंगे। अब बात आती है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई पालमपुर किस टाइप का विलेज था, तो आप बोल सकते हैं इमेजिनरी विलेज या हाइपोथेटिकल विलेज। दूसरा पॉइंट देखिए, दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिली। कितने फैमिली है इसके अंदर? टोटल 450 फैमिली, बिलोंग टू द डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। इसके अंदर जो 80 अपर कास्ट की फैमिली है, भाई टोटल 450 फैमिली है, 80 अपर कास्ट की फैमिली है, ठीक है, जिनकी मेजोरिटी ऑफ द लैंड विलेज। देयर हाउस सम ऑफ द क्यूट लार्ज एंड मेड ऑफ द ब्रिक्स एंड विद द सीमेंट। बहुत सारे जो हाउस होते हैं बड़े बड़े इनके हैं, और जो कि आपके ईंटों से और सीमेंट से बनाए गए हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखिए, द एससीज मतलब दलित बोलते हैं बेटा, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, एससी का फुल फॉर्म। कंपेयर 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब अगर मैं बात करूं 450 पॉपुलेशन है तो उसका 1/3 जो होगा वो आपका एससी जात का होगा, जिसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, ठीक है। ये है। अब इनके जो घर हैं वो छोटे घर हैं और मड और स्ट्रॉ के बने हुए हैं, मतलब कि थोड़े से मड वगैरह से बने हुए हैं इनके घर, जिसे हम कच्चे घर बोलते हैं, ठीक, घास फूस वगैरह से बोलेंगे। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, बहुत सारे घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स है, ऑल द ट्यूबवेल, जो कि आप सिंचाई में काम करते हैं, इन द फील्ड, एंड यूज द वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, और ये छोटे छोटे अलग अलग तरह के काम बिजनेस भी कर रहे हैं। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। आप देख रहे हैं एक प्राइमरी और एक हाई स्कूल, ये प्राथमिक और हाई स्कूल है। और आपको बता दूं, जो प्राइमरी स्कूल होता है बेटा वो 1st to 5th तक का होता है, और जो हाई स्कूल होता है बेटा वो 6 to 10 तक का होता है। अब बोलेंगे सर 12th तक वाले स्कूल क्या बोलते हैं, तो उसको सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं जो 12th तक के स्कूल होते हैं। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी, प्राथमिक उपचार भी बेटा, जहाँ पे आप मान लो गांव में कुछ हुआ, कुछ मेडिकल फैसिलिटी चाहिए है ना, उसके लिए गवर्नमेंट है रन करती है, इसके जो प्राइमरी हेल्थ को गवर्नमेंट रन कर रही है। 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है बेटा, मतलब जब बुखार वुखार लग जाए तो आपको उसको भी प्राइवेट में भी आप चेक करा सकते हैं, जो कि निजी होता है, इसमें थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना। अब गांव में क्या होता है भाई, लोगों के पास पैसा कम है तो सोचते हैं भाई ऐसा काम करते हैं कि भाई चलते हैं थोड़ा सा कम पैसे में या फ्री में काम हो जाए, तो सरकारी हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, है ना। बस ये है कि कुछ कुछ सरकारी हॉस्पिटल इतने बेहतरीन है जो प्राइवेट को ही फेल कर रहे हैं, अच्छा फैसिलिटी दे रहे हैं। अब देखो गांव गांव नहीं है, गांव में भी अच्छी सुविधाएं मिल रही है, सब गांव के लोग बाहर जा रहे हैं, तो बाहर के जो कल्चर गांव में ट्रांसफर हो रहा है सब, अब क्या बताएं, गांव गांव नहीं अब शहर हो गया, आ गया ये। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन अबव, सो दैट पालमपुर हैज ए फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम। ये आपको जो दिखाया जा रहा है ये एक ऐसा है जो बताता है कि पालमपुर वेल डेवलप्ड, जैसे क्यों वेल डेवलप्ड है, देखो भाई साहब, रोड भी है वहां पे, ट्रांसपोर्ट भी है वहां पे, स्कूल्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, और हेल्थ भी है, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल वगैरह भी है, और इरिगेशन वगैरह भी वहां पे अच्छा है, सिंचाई वगैरह भी होता है, तो ये वेल डेवलप्ड को प्रेजेंट करता है। अब देखिए मैंने कहा था बीच बीच में आपको क्वेश्चन बताऊंगा, और एक चीज और है कि आगे पढ़िए पीछे का रिवाइज करिए, आगे पढ़िए पीछे का तुरंत रिवाइज करिए तो याद हो जाएगा। जैसे कि पालमपुर गांव में कितने फैमिली थे, तो 450 फैमिली थे, यहाँ बताते हैं आपको। पालमपुर गांव में कितने फैमिली थे, पालमपुर गांव में कितने फैमिली थे, तो 450 फैमिली थे, उसमें से 80 फैमिली कहाँ के थे, जो अपर कास्ट के थे। और उसके बाद आपको पढ़ेंगे कि एससी वाले कितने थे, तो इसका 1/3 मान लो 80 वाले थे भाई, 450 का जो 1/3 होगा वो आपका 150 का आ जाएगा फैमिली, है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या क्या प्राइमरी स्कूल कितने थे, तो प्राइमरी स्कूल 2 थे, और एक स्कूल क्या था, वो हाई स्कूल था, है ना। इस प्रकार से आप रिवाइज करते रहेंगे, ठीक। आइए क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी फैमिली वर देयर इन पालमपुर विलेज, कितनी फैमिली है जो विलेज में रहती थी पालमपुर में, आंसर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, सबको पता होगा। हाँ, जो यहाँ ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए आंसर दे रहे हैं, वाह, बोल रहे हैं 450, वेरी गुड, 450 फैमिली। तो अब बात कर रहे हैं भाई, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वाह भाई, उत्पादन के कारक कौन कौन से, पेपर में आ जाता है एक नंबर डायरेक्ट, उत्पादन के कारक कौन कौन से। The aim of the production to the produce the goods and service that we want, there are 4 requirement। कितने रिक्वायरमेंट है भाई साहब, 4 रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक, फॉर प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विस के लिए। कौन कौन से हैं वो देखिए,
कौन कौन से हैं? लैंड जिसको हम बोलते हैं जमीन, लेबर जिसको आप बोलते हैं श्रम, है ना, फिजिकल कैपिटल जिसको आप बोलते हैं हिंदी में भौतिक पूंजी, ठीक है, लैंड्स जिसको बोलेंगे आप भूमि, ठीक है। और फिजिकल कैपिटल जो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल जिसको बोलते हैं स्थिर पूंजी, ठीक है, एक होता है वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं हम कार्यशील पूंजी। ये क्या क्या होता है मैं आपको सब बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। कार्यशील पूंजी, ह्यूमन कैपिटल जिसको बोलते हैं मानव पूंजी, मानव पूंजी। तो इस हिसाब से आपके यहाँ पे टोटल 4 जो फैक्टर है, 4 रिक्वायरमेंट जो है ये आप यहाँ पे देखते हैं। अब इन 4 रिक्वायरमेंट के बारे में हम एक एक करके बच्चों पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लैंड के बारे में, ठीक है। लैंड के बारे में देखें, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स सच आर वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। ये सब हमारे लैंड से ही तो आए, ठीक है। सेकंड लेबर, जो हम काम कर रहे हैं, ठीक, पैसा मिल रहा है। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, एग्जांपल के लिए पीपल। भाई लेबर कौन होगा? मानव ही ना होगा रे बउआ, मानव होगा ना, और कौन होगा लेबर? लेबर का डॉगी बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा हाथी रहेगा लेबर। लेकिन आपको देखा है बहुत सारे कामों में हाथी जानवरों को भी लेबर बना लेते हैं। पीपल विल बी डू द वर्क सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हायर एजुकेटेड वर्क टू द परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। भाई लेबर भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, इसमें कुछ अनपढ़ भी होते हैं, तो अपने उनके हिसाब से कुछ कामों को उसमें उनको काम दे दिया जाता है, ठीक है। तो लेबर रहेगा तभी काम होगा। अब आता है फिजिकल कैपिटल, सबसे मोस्ट फिजिकल कैपिटल। भाई अगर कैपिटल मतलब पूंजी होता है, अगर भैया रुपया नहीं होगा तो कहां से आप काम करेंगे, कहां से आप बिजनेस करेंगे? हर चीज तो पैसे पे ही है। आजकल आपके पास पैसा है तो आपके साथ सब, पैसा नहीं है तो कोई नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले फोकस करिए मनी भाई कमाने का। मनी कमाएंगे ना, हर चीज आपके पास है, समझ लो, इज्जत शोहरत सब कुछ, ठीक। अब देखिए फिजिकल कैपिटल, द थर्ड रिक्वायरमेंट फिजिकल कैपिटल, वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट द एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। जब आप प्रोडक्शन करेंगे कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इसको दो भागों में बांटा है, एक होता है फिजिकल फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो होता है जो एक बार खेल लेता है तो लंबे समय तक वो चलता है, जैसे कि मशीन हो गया, टूल्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, है ना, ये सब मतलब कि जल्दी हम नहीं खरीदते, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। तो ये हमारे पास फिर आपका फिक्स कैपिटल हो गया। और वर्किंग कैपिटल, नाम समझ में आ रहा है, वर्किंग मतलब जो वर्क काम करने में जो बीच बीच में हमें जरूरत पड़ती है उसको पूरा करने के लिए जो कैपिटल लगता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। कार्यशील पूंजी, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेस करना है उसके लिए पैसा चाहिए तो वो आपको वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, लिखा था ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम जस्ट लाइक रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट देखिए ह्यूमन कैपिटल। आप देख रहे हैं ये अम्मा जी हैं, काम कर रहे हैं कहाँ, खेतों में। ये भाई टरबाइन चल रहा है, ये देखिए क्या मस्त नजारा है, बिल्कुल गांव का, गांव की नजारा तो आपको पता ही है। देखिए अब ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे। देखो मानव भी एक कैपिटल है, अगर मानव काम नहीं करेगा कैसे काम होगा भाई, तो भी कैपिटल है। We will need knowledge and enterprise to be the able to put together land, labor, physical capital and produce an output either to use yourself to sell in the market। भाई कौशल, ह्यूमन कैपिटल है ना भाई, हमारे पास नैतिकता है, कौशलता है, स्किल्स है, नॉलेज है, तो हम भी तो एक कैपिटल है। कौन सा कैपिटल है? ह्यूमन कैपिटल। देखो इनके पास काम करने की स्किल, काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं भाई, है ना। तो इस हिसाब से सब चीज हमारे पास है। दिस डे द कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल में बता दिया आपको। अब बात करेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं इस चैप्टर में। अच्छा अभी मैं रिवाइज करा दूं पीछे का कि भाई यहाँ पे जो हमारा पालमपुर में वेल डेवलप था, वहां पे क्या क्या था भाई, रोड था, और क्या था वहां पे, हॉस्पिटल है ना भाई, हेल्थ के लिए था, वहां पे स्कूल्स थी वहां पे, है ना, वहां पे इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। इंपोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। यहाँ पे जो पालमपुर में मेन एक्टिविटी जो था, ये पेपर में पूछा जाता है, मेन एक्टिविटी क्या था? फार्मिंग था। मेन एक्टिविटी क्या था? फार्मिंग था। यहां से आते लगाइएगा, ठीक भाई, फार्मिंग एक्टिविटी यहाँ पे मेन था। ये तो आपके इसमें भी दिया हुआ है, अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी का जो पीडीएफ ओपन करते हैं
कहाँ गया जी, नहीं है, होगा एनसीईआरटी के पीडीएफ में भी है ये चीज़। देखिए ये रहा पालमपुर, पूरा ओवरव्यू दे रखा है, पालमपुर गाँव की कहानी है। 450 फैमिली लिखा हुआ है, 80 अपर कास्ट है, 1/3 SC है, ठीक है। रानी का जो वहाँ से 3 किलोमीटर पर है ये। देखिए प्रोडक्शन कौन कौन से, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, पूरी चीज़ें वही चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, सब कुछ यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है, ह्यूमन कैपिटल। ये तो इसीलिए मैं कहता ये इसे क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इंपोर्टेंट प्रॉब्लम आता है कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सा, लिखो, एक 4 नंबर में आ जाता है, इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। इस हिसाब से बीच बीच में आपको मैं ये भी बुक दिखाते रहूंगा एनसीईआरटी का। आइए दोबारा अपने क्लास पे चलते हैं। ये रहा, चलिए देखिए। तो यहाँ पे मेजर एक्टिविटी जो था वो फार्मिंग एक्टिविटी था। अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रेफर टू द नॉन फार्म एक्टिविटी, जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बोलते हैं, जैसे लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग, ईटीसी, ये सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, इसमें फार्मिंग काम नहीं है। तो पालमपुर में मेजर एक्टिविटी फार्मिंग, और उसके बाद था नॉन फार्मिंग, उसके अंदर ये सब टॉपिक्स है, ये भी हम कवर करेंगे। देखिए फार्मिंग इन पालमपुर, अब हम फार्मिंग इन पालमपुर में कहानी पढ़ते हैं। चलिए पहला आता है लैंड इज फिक्स्ड है। देखो 75% ऑफ द पीपल, देखो अगर खेती करनी है तो उसके लिए लैंड चाहिए, चाहिए भूमि चाहिए, चाहिए। 75% ऑफ द पीपल हु आर द वर्किंग आर द डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अपने जीवन जीने के लिए 75% लोग, अब देखो भैया 75% लोग जो हैं वो एक फार्मिंग पर डिपेंड है, मतलब कि 100 में से 75 लोग जो है वो कृषि कर रहे हैं। आप समझिए कितना बड़ा मेजर एक्टिविटी है। 25 लोग ये हैं जो नॉन फार्मिंग कर रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पे लोग अगर अपने जीवन को जीना चाहते हैं, जीवन को जीने के लिए अब वो फार्मिंग करते थे, और भी 75%, बहुत बड़ी तादाद है। लैंड आर, अब देखो भूमि तो चाहिए, चाहिए भूमि अगर नहीं रहेगी तो कहाँ से आप फार्मिंग करेंगे। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन द प्रैक्टिकली फिक्स्ड, और सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन द नो एक्सपेंशन द लैंड आर अंडर। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो, यहां पे बताया गया है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड हेक्टर। आपने सुना होगा, देखो जमीन को मापने के लिए बहुत सारे, ऐसा ही बहुत सारे यूनिट्स हैं, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते, दिल्ली में बोलेंगे गज बोल देंगे, बिहार में जाएंगे आप कट्ठा बोल देंगे, धूर बोल देंगे, बीघा बोल देंगे, यूपी में भी जाएंगे बीघा बोल देंगे, लेकिन एक जो है स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट जो है वो हेक्टर। हेक्टर की बात करते, देखो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द लैंड हेक्टर इन द विलेज, यू में फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड द लोकल यूनिट सच एज द बीघा, यहां लिखा हुआ ना, बीघा हो गया, गुणिता हो गया, ईटीसी लोकल चीजें। लेकिन एक 1 हेक्टर इक्वल द एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। मतलब कहा गया कि भाई जो हेक्टर होता है, 1 हेक्टर किसके इक्वल होता है, द एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। इज देयर आर वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या आप एक लैंड पे एक से ज्यादा प्रकार के क्रॉप्स उगा सकते हैं? बिल्कुल उगा सकते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है बोलने की, नहीं उगाएंगे, उगा सकते हैं सर। आप मुझे बताएं, आपके पास एक जमीन, ठीक है, आपके पास मान लीजिए एक जमीन है, ये आपका जमीन हो गया, ठीक है। अब इस जमीन पे अब मेरे पास जनवरी का महीने से लेके, मैं जनवरी से लेके मार्च तक, या सॉरी एक काम कर लो, जनवरी से दिसंबर तक एक ही टाइप के बस गेहूं भी उगाते रहूंगा या चावल ही उगाते रहूंगा, है ऐसा हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि पूरे 12 महीने एक ही तरह का फसल तो उगेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या है भाई कि आपको भाई गर्मी में कुछ और उगा लो, सर्दी में शीत में कुछ और उगा लो, है ना। आपका मौसम जो है बरसात वाला आ रहा है, वर्षा वाला मौसम है, कुछ और उगा लो। तो मतलब एक ही सेम लैंड पे आप अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगा सकते हैं। अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स, 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं सर। खरीफ क्रॉप्स जो होता है ऑल्सो नाउन द मॉनसून क्रॉप विच आर फ्रॉम जुलाई टू नवंबर। आप जुलाई से नवंबर में आप खरीफ क्रॉप उगा लीजिए, ठीक है। रबी क्रॉप्स ऑल्सो नाउन द विंटर क्रॉप्स। विंटर में आप क्या उगा सकते हैं? नवंबर से अप्रैल रबी क्रॉप्स उगा सकते हैं, नवंबर से अप्रैल। आप देखिए खरीफ क्रॉप जुलाई से नवंबर उगाइए, उसके बाद आप क्या कर दीजिए, इसे काट पीट के फेंक दीजिए, और रबी क्रॉप्स आप उगा लीजिए नवंबर से अप्रैल, ठीक।
अब बोलेंगे सर अप्रैल से जुलाई में तक कहां जाएंगे, अप्रैल से जून तक, तो सर अप्रैल से जून समर मतलब गर्मी का मौसम, उसमें तो ठंडक पानी वाली चीज ज्यादा, जैद क्रॉप बोल देंगे जिसको हम, जैद क्रॉप समर सेशन क्रॉप्स है ना। सो बिटवीन द मार्च टू जून, एग्जाम्पल वाटरमेलन हो गया आपका, मस्कमेलन हो गया, ईटीसी बहुत सारी चीजें हो जाती है। देखो ये रहा ना जैद क्रॉप्स एग्जाम्पल दे रखा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, रबी क्रॉप्स एग्जाम्पल दे दिया है, खरीफ क्रॉप दिख रहा है। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, आपके 12 महीने के अलग अलग शेड्यूल में आप अपना एक ही लैंड पे अलग अलग फसल उगा सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, ठीक। और देखिए अलग अलग क्रॉप उगाने से क्या होता है, 2-3 तरह क्रॉप उगाते हैं ना, तो आपका जो मिट्टी है ना वो और ज्यादा उपजाऊ बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा चीजों को। आ गया ये पेपर में आ जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना, मल्टीपल क्रॉप, बहुविधि आपका फसल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एक ही लैंड पे आप एक से ज्यादा प्रकार के फसल उगा रहे हैं, तो उसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। ये पेपर में जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में, बहुविधि प्रणाली, फसल प्रणाली, ठीक है। आगे अब देखिए, रीजन वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप एट द टाइम ऑफ पालमपुर, क्या क्या रीजन था, द मेन रीजन जो वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम था, हमने पहले बताया था इरिगेशन से, तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे था, इलेक्ट्रिसिटी से अच्छा इरिगेशन कर लेते थे वो भाई, ट्यूबवेल से आराम से पानी ले आते थे। देखो मेन काम क्या होता है कि भाई अगर हमें खेती करनी है, अगर आपको खेती करनी है, फार्मिंग करनी है, तो खेती के लिए भाई जरूरी है क्या, सिंचाई, इरिगेशन। जितना ज्यादा आप इरिगेशन अच्छे से, मात्रा देखो ज्यादा कर देने से भी बेकार हो जाता फसलें, तो मेन चीज है यहाँ पे जितना उन्हें चाहिए सिंचाई उतना आप मिले तो फसल अच्छा उगेगा, तो ये मेन रीजन था वहां पे पालमपुर। आइए, व्हाट इज अ ग्रीन रिवोल्यूशन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर इसे हम रखेंगे कि भाई क्या होता है ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं हरित क्रांति, क्या बोलते हैं, हरित क्रांति। रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन भी था, दूध के लिए किया गया था, है ना, ठीक है, गोल्डन रिवोल्यूशन भी था, दूध के लिए किया गया था। अब बात करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर वर एडवांसमेंट इन फार्मिंग टेक्निक टू मीट द डिमांड ऑफ ग्रोइंग द पॉपुलेशन। भाई देखो उस वक्त क्या था कि भाई की पॉपुलेशन की डिमांड थी कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या वो ग्रो करे, क्या फसलें, तो उस वक्त क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं कि 1960 के दशक चल रही थी, 1960 लिखा होगा नहीं पहला पीरियड क्या था भाई, 1960 से 1970 का दशक आया, तो वहां पे क्या था कि भाई पॉपुलेशन को क्या चीज ज्यादा से ज्यादा फसलें चाहिए, तो ग्रो करना मतलब फसल की जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाना था, तो इसलिए एक सीड का यूज कर दिया गया, सीड्स का नाम था HYV, क्या नाम था, HYV, फुल फॉर्म है हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ भाई, फसलों की जो क्वांटिटी थी, प्रोडक्शन उनको बढ़ाना था, जिसके कारण हमें HYV सीड का यूज करना पड़ा, फुल फॉर्म में हाई यील्डिंग वैरायटीज। और जो सीड्स था ये केमिकल से बना हुआ था, और ये कब आया था, 1960 से 1970 के दशक में आया था, और इस सीड से यूज करने से गेहूं और चावल की मात्रा बढ़ गया था, और ज्यादातर जो इम्पैक्ट हुआ था यूपी पंजाब यहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 2 फसलों पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, क्लियर है। आपको ये पूछे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था तो बता सकते हो भाई HYV सीड का यूज करके व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, कब बढ़ाया गया, 1960 से 1970। HYV की फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी, क्लियर है जी। नेक्स्ट, विल द लैंड सस्टेन, अब यहाँ पे बताया क्या है कि विल द लैंड सस्टेन, मतलब लैंड बीइंग द नेचुरल रिसोर्स दिस आर नेसेसरी टू द बी केयरफुल इन यूज। अगर आप लैंड को केयरफुल से यूज करेंगे तो लैंड सस्टेनेबल होगा, आगे में चलता रहेगा, अगर आप ज्यादा केयर से यूज नहीं करेंगे तो वो बंजर बन जाएगा, जिसपे आप कोई फार्मिंग नहीं कर सकते। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल, मैंने बोला था ना कि भाई वो केमिकल से बना हुआ सीड्स था, और उसका ज्यादा यूज करने से आपकी जो मिट्टियां हैं उनकी फर्टिलाइजर को वो खत्म कर देगा, ठीक है, देख रहे केमिकल फर्टिलाइजर, देखो यहाँ सूखा बंजर बन गया, क्या होगा, कुछ होगा, तो लैंड कैसा हो गया, ये रेन लैंड हो गया ये, तो इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को बंद कर दिया गया था, मतलब उसको HYV सीड्स को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देयर फार्मर ऑफ पालमपुर, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा गया था पालमपुर में फार्मर के बीच में आपका लैंड। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिली आर लैंडलेस, मतलब 150 फैमिली ऐसे जिनके पास जमीन नहीं थी,
150 फैमिली लिखा हुआ, 150 फैमिली, मोस्ट ऑफ, जब दलित ही था, मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था भाई, दलित था 1/3, है ना, हैव नो लैंड कल्टिवेशन। 240 फैमिली कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टर इन साइज, जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम था, 240 फार्मर इसमें बिलोंग करते थे जो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिली ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर वुड कल्टिवेट मोर 2 हेक्टर से भी ज्यादा जिनके पास जमीन था, वो थे आपके कितने, 60 फैमिली, ठीक है। अ फ्यू द लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टर या मोर, भाई लार्ज फार्मर वो थे जिनके पास 10 से भी हेक्टर से भी ज्यादा जमीनें थी, वो कुछ ही थे, फ्यू थे भाई, इतना बड़ा जमीन हर किसी के पास थोड़े होगा, कुछ ही थे। नेक्स्ट देख, हु विल प्रोवाइड द लेबर, कौन प्रोवाइड करेगा भाई लेबर। अब देखो भैया, अब मान लो जिनके पास, मेरे पास जमीन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, जाके उसी के दूसरे खेत में काम कर लूंगा, मैं लेबर हो जाऊंगा। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड, भाई जो स्मॉल फार्मर थे जिनके पास कम जमीन थी, वो लोग अपने आप ही अपना, भाई कम जमीन है, प्रॉफिट कम होगा, तो ये तो है दूसरे लोगों को बुला के हम काम करवाए फिर उसको पैसे दे, ऐसा थोड़ा हो सकता है, हमारे पास उतना पैसे होंगे ही नहीं। तो हम क्या करते थे, जो स्मॉलर फार्मर थे, हमारे स्मॉलर, तो मैं अपने जमीन में खुद ही अपनी फैमिली के साथ काम करने लग जाता था। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड, जो भाई मीडियम वाले तो लार्ज वाले थे वो हायर करते थे, बुलाते थे, भाई आ जाओ भाई आप मेरे खेत पे काम करो, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, या फिर पैसे के बदले आपको फसलें दी जाएगी, ये भी होता था, ऐसी बात नहीं, अभी भी होता है गाँव में। द कैपिटल नीड इज द फार्मिंग, भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपके पास जमीन है, लेबर है, लेकिन पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, रुपया मनी भैया नहीं है, तो क्या करेंगे आप, फार्मिंग हो ही नहीं पाएगा। तो मोस्ट स्मॉल फार्मर इस चीज से गुजरते थे, जो छोटे थे, जो कम, जिनके पास जमीनें थी, वो ज्यादा इस चीज से गुजरते थे, भाई पैसा नहीं है, आप क्या करेंगे, पैसा नहीं है, लोन लेते थे, और लोन लेने के बाद अगर मान लीजिए कभी का बाढ़ आ गया, तो नेचुरल डिजास्टर आ गया जिससे कि उनकी फसल बर्बाद हो गया, तो इसी कारण हमारे देश के किसान भाई फांसी लगाते हैं, सुसाइड करते हैं, यही कारण तो है। क्यों, लोन ले लिया भाई, लोन लेने के बाद लोन वाले परेशान कर देंगे। अगर उन्होंने ले लिया भाई प्राय उससे संसार, इससे क्या कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर से, फिर तो चलो कोई बात नहीं, राहत दे देंगे। अगर इनफॉर्मल सेक्टर से ले लिया, जो भैया मुंशी है, दादा है, डॉन है, गुंडे से ले लिया, तो भैया वो तो अलग ही कहानी होगी, क्या बताऊं मैं। इसलिए भाई बहुत फार्मर हमारे भारत में मरते हैं इस वजह से, मोस्ट, इसलिए भाई, और एक कारण और है कि इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग जो है स्पेशल बैंक पे ला दिया, जो स्पेशल एग्रीकल्चर सेक्टर को देखेगा, लोन मत देगा, वो सही करा गवर्नमेंट ने, वो भी आपके सिलेबस में मतलब 11वीं क्लास में पढ़ाएंगे। मोस्ट स्मॉल फार्मर, और 10th में भी है, मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू द अरेंज द फॉर कैपिटल, मैं बोला था ना बोरो, बोरो मतलब क्या होगा, लोन ले लिया, ऋण, ऋण लेके भी काम मोस्ट करते थे फार्मर जो। द बोरो फॉर लार्ज फार्मर और द ब्लेज मनी लेंडर्स, या किससे लेते थे वो भाई, लोन लेते थे या मनी लेंडर लेते थे, या फिर जो लार्ज फार्मर है उनसे ले लेते थे लोन, है ना, मनी लेंडर, जमींदार जिसे बोलते हैं। ये ट्रेडर हु सप्लाई वेरियस इनपुट एंड कल्टीवेशन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वन सच द लोन्स इज वेरी हाई। अब मैंने बोला ना कि अगर वो फॉर्मल सेक्टर से लेंगे तो लोन रेट कम होगा, अगर वो मनी लेंडर से लेंगे या फिर आप बोल देंगे तो लार्ज फार्मर से लेंगे, पर्सनल लोग से लेंगे, तो उन पे रेट हाई होता है, ये बहुत दिक्कत है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू द रिपे द लोन, और बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं भाई लोन को रिपे करो। चलिए आइए, इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव टू देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, और दे आर एबल टू द अरेंज द कैपिटल नीडेड। इसके लिए क्या हुआ, इनको अरेंज करने के लिए पीएम किसान योजना भी लाया गया, पीएम किसान योजना, इसके तहत क्या होता है कि 2-2 हज़ार रुपए इनको दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पैसे यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन 2 हज़ार में क्या होता है आज के डेट में, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, दिख रहा है भाई बच्चों को, दिख रहा है, देखेंगे कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सरप्लस, सेल ऑफ सरप्लस फार्म ऑफ प्रोडक्शन, अगर सरप्लस की बात करेंगे उसका मतलब होता है अधिक है, मतलब आपने उगाया और अपने लिए रख के फिर बचा, उसे बोलते हैं सरप्लस। तो उन सरप्लस को करते थे लोग बेच देंगे ना, रखने क्या बेनिफिट है, बेच दिया, आप बेचने के बाद पैसा आया, प्रॉफिट आया, तो उसको दोबारा उस प्रॉफिट से दोबारा अपना खेती चालू कर, ये लिखा हुआ है। लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस व्हीट
ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। द वीट इज ए हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड हो गया। द रिटेन द पार्ट ऑफ द वीट द फैमिली द कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट, ठीक है। सरप्लस मीन एन अमाउंट ऑफ द समथिंग लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट हैव बीन मेट, मतलब अपने रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बाद जो बचता है उसी को आप सरप्लस कहते हैं, और उसी को क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए हम मार्केट में बेच देते हैं, और उसके बाद हम उसी प्रॉफिट से दोबारा से फार्मिंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू विद सरप्लस प्रोडक्ट। भाई स्मॉलर फार्मर डू नॉट हैव दैट द मच प्रोडक्शन। भाई अब देखो क्या होता है कि भाई जो स्मॉलर फार्मर होंगे वो तो उतना नहीं हुआ, वो तो सिर्फ अपने फैमिली के लिए कर लेंगे, है ना। आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, भाई एक निर्वाह कृषि होता है, गहन कृषि होता है ना। तो आप अपने फैमिली के लिए सस्टेनेबल कहते हैं, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो भाई वो तो स्मॉलर फैमिली, ठीक है। स्मॉल फैमिली तो इसमें मैं बहुत ही कम होते हैं, होता ही नहीं है, ठीक है। और मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई विद टू मेक मार्केट, सही बात है, जो मीडियम होते हैं, लार्ज होते हैं, वही इसी काम को ऊपर करेंगे। द ट्रेडर एट द मार्केट बाय द वेट, ट्रेडर होते हैं मार्केट में बाय कर देंगे और सेल करते हैं। फर्दर शॉपकीपर इन द टाउन एंड सिटीज, और शॉपकीपर जो होता है टाउन सिटीज में काम करेंगे। अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ये हमारा अंग्रेजन है, अंग्रेज भैया, सॉरी मेल है, मेल अंग्रेज भैया। हाय आई एम तेजपाल सिंह, तेजपाल सिंह की बात है। तेजपाल सिंह द लार्जर फार्मर, एक एग्जांपल थ्रू बता रहा हूं मैं आपको सरप्लस के बारे में। तेजपाल सिंह एक लार्जर फार्मर हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल ऑफ द व्हीट फ्रॉम ऑल लैंड, सही बात है, 350 क्विंटल उसे सरप्लस हुआ। ही सेल द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज गुड अर्न, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तेजपाल सिंह हैड पुट द मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। ही आल्सो यूज्ड द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट सेशन मैंने बोला था आपको कि भाई जो ये पैसा प्रॉफिट बेच के जो लाएगा उसको अपने बैंक में जमा कर दिया, और नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा फार्मिंग उसमें हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये सरप्लस का काम है। तो इस देखिए आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अच्छे से सीरियस होकर पढ़ेगा, ठीक है। हाँ, अब बीच बीच में मैंने बोला था ना लास्ट चीज याद करते हैं। अब जैसे कि लास्ट में अभी जो आपने पढ़ा, अब उससे पीछे की चीजें हम कवर करते हैं। तो कैसे कवर करेंगे भाई साहब कि भाई सरप्लस क्या होता है, भाई जो सरप्लस वो तो जो हमने उगाया और जो बचा उसे हम सरप्लस क्या दिया, है ना। और फिर सरप्लस हम क्या करेंगे, फिर कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं इसमें वो भी कवर कर सकते हैं आप। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है कि जो एक मतलब कि एक साल में हम एक से ज्यादा तरह के एक ही लैंड पे फसल उगाते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग हो जाता है। इस हिसाब से बीच बीच से चीजें कवर करते रहिएगा। आइए अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। तो this year Tejpal plan to use this earning to buy the another tractor would be increase the his fixed capital। अब उसने क्या करा भाई, उस पैसे को फिक्स कैपिटल लगा दिया, ट्रैक्टर खरीद लिया। और ट्रैक्टर इज अ फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा, जो बीच बीच में काम आता है रॉ मटेरियल पेमेंट करने में। ही आल्सो यूज द सेविंग फॉर द लैंडिंग फार्मर लाइक द सविता हु वर इन नीड द लोन, वाह उसको लोन चाहिए। तो अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फ्रॉम द प्रोडक्ट and part of the earning keep the buying capital for the next session. They are able to arrange for the capital farming from their own saving। अपने सेविंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं, ये सब चीजें हो जाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। When was the green revolution started? कब हुआ था green revolution started, जल्दी बताओ। ऑप्शन क्या होगा इसमें से, बताएं भाई, कमेंट करें क्या ऑप्शन आएगा, बताएं। बी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड, क्या बात है। ये देखो हमारे ऑफलाइन के बच्चे बता दिए, ऑनलाइन वाले बता दिए होंगे जो वीडियो डालेंगे। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालनपुर, तो अब हम पढ़ेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। फार्मिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया बेटा, अब हम बात करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक है। देखिए नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या होगा, क्या क्या चीज है, तो पेपर में ना आ सकता है स्पेशल। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन कौन से, याद कर लीजिएगा बेटा। डेयरी, हिंदी में डेयरी बोलते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसको लघु उद्योग बोलते हैं। शॉपकीपर, शॉपकीपिंग बोल दीजिए। दुकानदार था, ट्रांसपोर्ट था, यातायात, यातायात है, दुकानदार है ना। लघु उद्योग था, लघु उद्योग, ठीक है। और डेयरी को डेयरी। तो अब बात करेंगे ये सब चीजें जो थी हमारी वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी थी, ठीक है। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, उसमें पहला आता है हमारा डेयरी। देखो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की बात करें तो कितने % लोग काम करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में,
तो सिर्फ और सिर्फ 25%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉन फैक्ट एक्टिविटी पालनपुर, पहला आता है डेयरी। डेयरी इज द कॉमन एक्टिविटी इन द मैनी फैमिली ऑफ पालनपुर। कॉमन एक्टिविटी था बेटा, आप देखें डेयरी, देखिए भैया ये गाय माता है हमारे, और ये हमारे तेजपाल जी हैं, और तेजपाल क्या कर रहे हैं भाई, दूध निकाल, नेचुरल बिना पानी के आराम से दूध निकालो। भाई गांव में तो यही होता है ना कि भाई अपनी भैंस है, अपना भाई गाय है, तो दूध निकालो, आइए आराम से पियो मजे से। लेकिन बता दूं, दूध का जो कच्चा वाला दूध होता है ना, वो नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल से दूध को पकाइए अब पी लीजिए। ठीक, अब क्या होता है कि भाई ये बिल्कुल प्योर दूध निकाल रहा है भाई, इसमें पानी की मिलावट नहीं है ना, इसलिए आपको बेनिफिट भी देगा, बहुत से मलाई निकालेंगे, इससे घी निकालेंगे, एक दूध से बहुत चीजें बन जाएंगी, नेचुरल, कोई मिलावट नहीं, आप भी स्वस्थ, इसलिए गांव के लोग स्वस्थ होते हैं, है ना। डेयरी इज a common activity in the many family of Palampur. People feed their buffaloes on various kind of grass and the jowar and bajra that grow during the rainy season. Rainy season होता है ना, देखो भाई गाय क्या खाएगा भाई, बाजरा खाएगा भाई, घास फूस चाहिए ना, चाहिए चारा चाहिए। द मिल्क इज सोल्ड रायगंज। अब लो भाई क्या करा, दूध निकाला, और दूध निकालने के बाद इसे भी क्या कर दिया, रायगंज में बेच दिया, पैसा आ जाएगा उसको, है ना। पैसा आने के बाद उसी पैसे से क्या करेगा भाई, कुछ और भी काम कर लेगा वो उस पैसे से। ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लोग बात क्या करते थे गांव में, अपने घर में ही कुछ ना कुछ काम करते थे, घरों में काम करते थे, देख लो घरों में काम, सिलाई का काम कर दिया, या कुछ यहाँ पे टासा वासा बनाने का काम कर दिया। एट द प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज द मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर। लेस देन मतलब 50 से भी कम लोग, 50 से भी कम लोग जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में थे। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टास्क प्लेस द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन एंड सिटीज। बड़े बड़े फैक्ट्री तो होते नहीं, तो क्या करेंगे भाई, टाउन सिटीज जो है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग द पालनपुर इन्वॉल्व, बड़े बड़े जो भी थे वो सिटीज टाउन के, वो पालनपुर उसमें इन्वॉल्व था। वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड एंड आर डन द स्मॉल स्केल। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट द होम या फिर फील्ड विद द हेल्प द फैमिली लेबर। इसमें फैमिली लेबर भी काम करते थे। शॉपकीपर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। शॉपकीपर द ट्रेडर द पालनपुर, तभी शॉपकीपर वो बाय द वेरियस गुड्स एंड होलसेल रेट, होलसेल मार्केट भी था, सिटीजन से द विलेज। यू विल बी द सी स्मॉल जनरल स्टोर, ज्यादातर आप देखते हो थोड़ा जनरल स्टोर आता था विलेज के अंदर, कुछ बड़े बड़े स्टोर भी रहते थे, जो राइस जनरल स्टोर बोलते हैं, राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल पीस, बिस्किट, जो भी आपके नेसेसरी की चीजें हैं वो वहाँ पे पेन, पेंसिल वगैरह स्टेशनरी सामान रखते थे। और फ्यू ऑफ द फैमिलीज हाउसेस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ द स्पेस ओपन स्मॉल, सो दे आर से इटेबल्स। अब आता है हमारे पास लास्ट, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लास्ट है, देखिए ट्रांसपोर्ट नॉन फैक्चरिंग एक्टिविटी लास्ट है बेटा पालनपुर के लिए। दे आर वेराइटी ऑफ द व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिविटी पालनपुर रायगंज। भाई रोड अच्छा था वहां का, ठीक है, रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप वाला, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, सब वहां पे लोग काम करते थे। और हमारे भाई आना जाने के लिए भाई रोड भी चाहिए ना, रोड नहीं होगा तो हम आएंगे जाएंगे, मार्केट से जाएंगे, काम कैसे करेंगे दे। और भाई आपको पता वेल डेवलप था पहले, और गुड्स है, सामान आपने बना लिया, उगा लिया, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसको भी आप रोड होगा तभी तो ले जाएंगे अच्छे तरीके से। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट हैज ग्राउंड ओवर द लास्ट सर्वाइवल, और लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से इसमें सर्वाइव करते थे। ठीक है, इस तरह से हमारा खत्म। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी परसेंट ऑफ द पीपल आर एलिजिबल द एक्टिविटी अदर देन फार्मिंग इन पालन। तो अगर मैं बात करूं तो 25% अदर देन था ना यहाँ पे, अदर देन फार्मिंग एक्टिविटीज 25%। अब भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। भाई फार्मिंग एक्टिविटी क्या होता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या होता है, पालनपुर एग्जांपल सब बताइए। फार्मिंग में बताइए क्या होता है, नॉन फार्मिंग आपको बताइए, एग्जांपल बता रहा है आपको। नॉन फार्मिंग अगर डेयरी वेरी आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन फार्मर डू विद द सरप्लस। देखो सबसे पहले इन सारे क्वेश्चनों को आपको करके और मुझे भेजना है, ठीक है। नंबर आपको बताइए 9910674329, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पे आप इसका आंसर भेजेंगे, ठीक है। देखिए व्हाट कैन फार्मर डू विद द सरप्लस प्रोडक्ट, जो सरप्लस प्रोडक्ट है उससे क्या करते थे फार्मर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, बताइए, बेचते थे, उससे फिर नेक्स्ट सेशन में आप कंप्लीट कर काम करेंगे। एक्सप्लेन अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन भाई, 1960-70 में आया था, HRV सीड का यूज करा गया था, प्रोडक्शन बढ़ाया गया था किसका, व्हीट एंड राइस का। एक्सप्लेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन से बेटा आपको पता है, लैंड है, लेबर है ना, कैपिटल आपको आप पता ही है ना।
तो इस हिसाब से ह्यूमन कैपिटल आ गया, ये सब हमारे फैक्टर्स है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन अबाउट पालमपुर कंडीशन। पालमपुर कंडीशन के बारे में बताइए। डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, ज़ैद क्रॉप्स बता रखा है बिल्कुल नोट्स में। व्हाट इज द मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है बताना है आपको, जरूरत ही नहीं है। तो इस हिसाब से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है। आपको क्या करना है, इसका जो नोट्स है वो आप ऐप से कर लीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी भी देख लीजिएगा और उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका क्लास 9th का या 10th जो भी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा आपको। और आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, बिल्कुल स्ट्रेस लेना, माइंड को बिल्कुल फोकस करिए पढ़ाई पे, और हमेशा आप शिक्षा को सबसे पहले प्रायोरिटी दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।